जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें हमें देखना है मुगल काल में बैंकिंग का विकास किस प्रकार हुआ। इसके पहले हमने व्यापार और वाणिज्य देख लिया है मुगल काल के, और सल्तनत काल के जितने भी हमारे सिलेबस में जो जो चैप्टर लगे हुए थे हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है। साथ ही साथ आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है आपके नोट्स, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद एक बार आप वीडियो देख लीजिए, रिवीजन आप पीडीएफ नोट से कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जो भी चैप्टर्स होंगे बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया गया है। छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से कम समय में आप बस उसके क्या विचार हैं, जो भी प्रणाली थी, व्यापार कैसे बढ़ा, जो भी चैप्टर था अच्छे से आप अगर समझ लेंगे तो आपके पेपर में किसी भी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप अच्छे से विस्तार से लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनकी प्रणालियों को, उनकी नीतियों को अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से आप उत्तर बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 8, मुगल काल में बैंकिंग का विकास किस प्रकार हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जहां पर पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी बातें समझ में न आए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से मुगल कालीन बैंकिंग की व्यवस्था थी। भारतवर्ष में बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास जो है मुगल काल के पूर्व से ही मिलता है। मतलब मुगल काल के पूर्व से ही बैंकिंग की व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में पहले से ही चली आ रही बैंकिंग व्यवस्था और विकसित हुई। मुगल काल की बात करें तो वह जो बैंकिंग व्यवस्था शुरुआत से ही चली आ रही थी वह और अधिक विकसित हुई। वास्तव में प्राचीन काल से ही भारत में एक व्यवस्था के अंतर्गत धन का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो रहा था। अगर प्राचीन काल से ही हम बात करें तो धन जो है एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक व्यवस्था के अंतर्गत हो रही थी, जो कि सूदखोरी उस समय प्रचलित थी। सेठ, साहूकार आदि जो मुख्यतः व्यापार करते थे वे साथ साथ बैंकर का भी कार्य करते थे। जैसे कि पिता द्वारा अर्जित धन का उपयोग करके उसके पुत्र और वंशज करते आ रहे थे। मतलब वंश उनकी जैसे थी, अगर पिता जो कमाया हुआ है उस धन का प्रयोग बच्चे भी कर रहे थे तो इस प्रकार क्या हुआ कि धन की निरंतर वृद्धि हुई। वह पिता जो कमाए थे और वह जो स्वयं कमाता है, आगे बढ़ते बढ़ते वह उसकी निरंतर वृद्धि होती रहती है धन की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही बाजार व्यवस्था और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था के आधार पर निकाला जा सकता है कि उत्तर भारत में पूंजीगत संबंधों का आधार बन चुका था। उत्तर भारत में ही यह बैंकिंग की व्यवस्था चालू हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी की हमने आपको बाजार नियंत्रण प्रणाली अच्छे से बताई हुई थी, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व में एक प्रकार से सुधार किया। अपने खजाने को उसने भरा बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करके। वह हमने आपको चैप्टर सेकंड में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो जाकर अवश्य देख लें। मुगल काल में भू राजस्व की मात्रा बढ़ी तथा वस्तु के रूप में न होकर नकदी पर जोर दिया गया। एक प्रकार से हमने इसके पहले भी चैप्टर्स में हमने आपको व्यापार जब हो रहा था बताया कि जो मुगल काल के लोग थे वह एक प्रकार से नकदी पर ज़्यादा विश्वास करते थे। मतलब वह नगद वेतन भी देते थे, नगद कर भी वसूलते थे। अन्न के रूप में या अनाज जो होता था उत्पादन उसको नहीं लेते थे, वह नकदी लेते थे। वह जब कृषक जो भी उत्पादन करता था उसका जितना कर होता था उससे बिचवा के उसी से उतना वह कर नगद अर्थात कैश ले लेते थे आपकी भाषा में। कभी कभी भू राजस्व अग्रिम रूप में भी वसूला जाता था, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या जैसे कि जो उनका कर है जो निश्चित हुआ है, अनाज नहीं उत्पादन नहीं हुआ, उसकी कटाई नहीं हुई, अनाज एक प्रकार से सामने नहीं आया, उससे पहले ही उनसे अग्रिम रूप से ही कर वसूल लिया जाता था। प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त गरीब किसानों को भू राजस्व देने के लिए भी अक्सर ऋण लेना पड़ता था। अर्थात जब भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, कोई भी प्रकार से गरीब किसान जो होते थे उत्पादन नहीं कर पाते थे, कर लेकिन उनको चुकाना रहता था, तो वह ऋण ले लेते थे भू राजस्व देने के लिए। मतलब उनका जो कर होता था उसको देने के लिए वह ऋण ले लेते थे। दूसरी तरफ व्यापारियों, साहूकारों का एक वर्ग ऐसा था जिसके पास धन निरंतर बढ़ता जा रहा था। अर्थात जो एक प्रकार से गरीब थे, प्राकृतिक आपदाएं आती थी या कुछ भी व्यवस्था होता था, उत्पादन सही नहीं होता था, तो वह धीरे धीरे गरीब हो रहे थे और बहुत सी समस्याओं का उनको सामना कर पा रहा था। लेकिन जो व्यापारी वर्ग थे, जो एक प्रकार से बैंकिंग का काम करते थे या ब्याज
पर धन उधार देते थे वह धीरे धीरे और भी धनवान होते जा रहे थे। उन्होंने बाजार पर ऋण तथा सामानों को गिरवी रखकर अपने धन की वृद्धि की। मुगल काल तक बैंकिंग व्यवस्था काफ़ी विकसित हो चुकी थी। इस काल में बैंकर मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करते थे। अर्थात जो मुगल काल में बैंकिंग की व्यवस्था थी, जो बैंकर होते थे वह कौन कौन से कार्य करते थे? 3 कार्य करते थे। पहला कार्य है मुद्रा का विनिमय करना तथा ब्याज पर ऋण देना। मतलब वह मुद्रा एक प्रकार से अपने क्षेत्र में विनिमय करते थे, फैलाते थे, मतलब उसका एक प्रकार से वह ऋण देकर लोगों तक पहुंचाते थे और ब्याज पर ऋण वह देते थे। दूसरा कार्य था हुंडी जारी करना तथा उसका भुगतान करना। हुंडी क्या होती है आगे आपके वीडियो में बताई जाएगी, चैनल पर बने रहें, मतलब वीडियो आप देखते रहें, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तीसरा उनका कार्य था माल का बीमा करना। जो भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी उसका बीमा करके लोग लेवा जाते थे। अगर कोई नुकसान होता था बीमा के आधार पर उनको धन की प्राप्ति होती थी। तो अब हम जो उनका पहला कार्य है उसको देखेंगे। मुद्रा का विनिमय करना तथा ब्याज पर ऋण देना उनका जो कार्य है। मुगल काल में भारत में ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। मुगल काल में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी समय इसकी स्थापना हुई थी। इस समय तक बड़े बड़े अमीर व्यापारी और कंपनी के कर्मचारियों ने भी भारतीय सेठ साहूकारों से भारी मात्रा में ऋण लिया तथा धन का विनिमय किया। आप एक प्रकार से अगर जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी या कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना आप ने नॉलेज ईस्ट इंडिया कंपनी या आपका मुगल काल के बारे में आपको है। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। आगे देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के इतिहास को जानने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। जब वह आए और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एक प्रकार से उन्होंने खड़ी की, उसकी स्थापना की, तो उन्होंने इंडिया के बैंकिंग व्यवस्था को जानने के लिए एक समिति नियुक्त की, जिसके व्यापक जांच पड़ताल के पश्चात मुख्यतः मुगल कालीन बैंकिंग के विकास के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनकी जांच पड़ताल करके उसके बारे में एक रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया और इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया? CN कुक ने क्या दिया? प्रोग्रेस एंड प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द बैंकिंग इन इंडिया। इस नाम से उन्होंने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें लिखा है कि प्राचीन काल से ही बैंकर जो हैं वो भारतीय समाज का प्रमुख अंग रहे हैं। साम्राज्य का अपना बैंक, सूबा का अलग और गांव का अलग बैंकर होता था। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कोई भी साम्राज्य हो उसका अलग बैंकर होता था, सूबा का अलग होता था और गांव का अलग बैंकर होता था। अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बैंकर पाए जाते थे। छोटे क्षेत्रों में भी वह पाए जाते थे, गांव तक के क्षेत्र में अलग अलग बैंकर पाए जाते थे। प्रत्येक स्थान पर बैंकर एक प्रभावशाली भूमिका अदा करता था। समाज के प्रत्येक वर्ग में कोई न कोई उसका प्रतिनिधित्व करता रहता था। साथ ही वह अपने सामाजिक राजनीतिक दायित्वों का भी निर्वाह करता था। एक विद्वान है नतूली, उन्होंने लिखा है कि मुगल कालीन बैंकर जनता के बीच धन का लेन देन बाकायदा हिसाब किताब रखकर ब्याज निर्धारित करते थे। उनका धन का जो लेन देन था उसको देखकर एक प्रकार से वह पूरा बाकायदा हिसाब किताब बनाकर ही ब्याज निर्धारित करते थे और उस ब्याज पर लोगों को ऋण देते थे। उनकी जो व्यवस्था थी उसमें जैसे कि अंग्रेज और डच व्यापारी जो थे वह भी अपनी व्यापारिक आवश्यकता के लिए बड़ी मात्रा में रुपया इन बैंकरों से उधार लेते थे और उस पर ब्याज भी देते थे। मुगल साम्राज्य में व्यापारिक केंद्र जो सूरत में एक हैं वीरजी वोरा थे, शांतिदास, वेनीदास जैसे सेठ धन का विनिमय बड़े पैमाने पर करते थे। अर्थात ये एक प्रकार से बड़े बैंकरों में आते थे। ये लोग जो हैं विरजी वोरा की गिनती उस समय विश्व के चंद धनाढ्य सेठों में होती थी। मतलब बहुत बड़े सेठों में विरजी वोरा की एक प्रकार से गिनती होती थी। वोरा ने सूरत के बाजार को लगभग 2 दशकों तक नियंत्रण किया हुआ था और उनकी जो शाखाएं थी अलग अलग स्थान पर थी। जैसे कि उनकी शाखा थी आगरा में भी, अहमदाबाद, बुरहानपुर, गोलकुंडा आदि सभी स्थानों पर उनके एक प्रकार से शाखा उन्होंने खोली हुई थी। मुगल काल में पूंजी के बढ़ते प्रभाव के अंतर्गत गल्ला व्यापारियों ने जो मुख्यतः बनिया थे, धन एकत्र हो जाने पर वह महाजन और सर्राफ के रूप में रुपए का लेन देन करने लगे थे। जो बनिया थे उस समय के, वह अधिक धन जब अर्जित कर लेते हैं तो महाजन और सर्राफ के रूप में रुपए का एक प्रकार से वह लेन देन
करने लगते हैं। अगर हम इंग्लिश फैक्ट्री की बात करें तो इंग्लिश फैक्ट्री रिकॉर्ड के अनुसार इंग्लैंड में वार्षिक ब्याज दर जो है सूरत में महाजनों सेठों द्वारा आधारित ब्याज दर से कम था। जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश फैक्ट्री में उस समय 4% वार्षिक ब्याज दर था, लेकिन सूरत में यहाँ पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की बैंकिंग व्यवस्था कितनी कड़ी थी। यहाँ की जो बैंकिंग व्यवस्था में जो एक प्रकार से ब्याज दर था ज़्यादा था, तब भी अंग्रेज जो लोग थे यहीं से आकर अपना ब्याज लेते थे और अपने कार्यों को निर्वहन करते थे। आगे हम देखेंगे दूसरा कार्य क्या होता है बैंकिंग का, हुंडी। मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था केवल कर्ज देने और ब्याज वसूलने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आधुनिक संदर्भ में कहें तो ड्राफ्ट भी जारी करती है। आधुनिक समय में जो ड्राफ्ट के रूप में प्रचलन है वही हुंडी कहलाती थी पिछले समय में, मतलब मुगल कालीन समय में। तो उसमें क्या होता था, एक प्रकार से एक प्रपत्र जारी किया जा रहा था और उसमें जितना धन लिखा हुआ रहता था वह अगर किसी अन्य जमींदार को, मतलब जो बैंकर होते थे, उन्हें दिखाया जाए तो वह एक प्रकार से उतना धन प्राप्त कर देते थे। मुगल काल में प्रचलित हुंडी की तुलना आज के बैंक ड्राफ्ट से की जा सकती है। हुंडी एक विनिमय बिल होता था जिसमें एक निश्चित स्थान पर वर्णित धनराशि के भुगतान का वचन होता था। एलसी जैन जी क्या कहते हैं हुंडी के बारे में, यह एक लिखित प्रपत्र है और सामान्यतः बिना किसी शर्त के होता था। इसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को धनराशि भेजता है जिसका भुगतान संबंधित सेठ साहूकार के पास ले जाने पर तुरंत हो जाता था अथवा उसे एक निश्चित अवधि में भुनाया जा सकता था। जैसे एक अधिक मात्रा में धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उस समय धन अगर ले जाएं, रुपए कैश के रूप में ले जाएं, तो क्या होता था कि चोरी डकैती होती थी, मतलब लूटपाट होती थी और उनको बहुत डर रहता था। तो एक साहूकार से एक बैंकर जो वहाँ की हो उससे लिखवा लेते थे, उसे ही हुंडी कहा जाता था और जितना धनराशि लिखवाते थे उन्हें दे देते थे। और वही जो लिखा हुआ प्रपत्र रहता था, जहाँ पर जाना था, ट्रांसपोर्ट जहाँ पर होना था, वहाँ ले जाकर वहाँ के किसी भी धनाढ्य को दिखाकर वहाँ दिखा देते थे और उतना पैसा उन्हें मिल जाता था। जैसे कि आज के बैंकों में क्या है कि आप यहाँ पर जमा कर देते हैं, एक प्रकार से चेक आप समझ लीजिए, समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए चेक आपको यहाँ दिया जाता है, आप उसको पैसा दे दीजिए और वह ले जाकर आप कहीं भी बैंक में दूसरी जगह भजा सकते हैं, मतलब वहाँ से पैसा ले सकते हैं। चेक को एक प्रकार से हुंडी से तुलना नहीं किया जा सकता है, इस समय जो ड्राफ्ट होता है उससे तुलना की जाएगी, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यह बताया। समकालीन यूरोपीय यात्री जो ट्रेवनियर हैं वह लिखते हैं कि भारत के ग्रामों तक में ऐसे बैंकर होते थे जो मुद्रा का भुगतान एवं विनिमय पत्र हुंडी जारी करते थे। अभी जो ड्राफ्ट है वह निम्न लेवल पर नहीं, मतलब उच्च स्तर पर लोग करते हैं, जहाँ पर अधिक धनों का एक प्रकार से ट्रांसफर करना होता है तो हुंडी का प्रयोग करते हैं, ड्राफ्ट का, और वही उसी समय में हुंडी बन गई थी। व्यापारी जो हैं वह अपना रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए मार्ग का खतरा नहीं उठाना चाहते थे और इसके बदले वह एक प्रकार से हुंडी प्राप्त करके ले जाते थे। हुंडी जारी करने के लिए सर्राफ कमीशन लेता था जिसकी दर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होती थी। अलग अलग स्थानों पर उसका ब्याज भी लिया जाता था जो हुंडी जारी करता था, लेकिन कमीशन दर अधिक बहुत प्रतीत होती थी। लेकिन उस समय जो मार्ग में खतरा था वह उसको देखकर इतना ब्याज देना वह उचित समझते थे। वह समझते थे अगर मैं बिना हुंडी के जाऊं, पैसा लेके जाऊं, तो हो सकता है मेरा पूरा धन एक प्रकार से लूट लिया जाए, लेकिन मैं हुंडी ले जाऊंगा तो मेरा बच जाएगा, बस जो 4% 5% जो ब्याज देना होगा वही हमारा लगेगा। आगे हम बात करें, आगे चलकर हुंडी जो है वह इतना ज़्यादा विकसित हो जाती है, आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुंडी जो उस समय थी वह यहाँ क्षेत्र में ही नहीं, एक प्रकार से वह विदेशी स्तर पर भी हुंडी वह बनाते थे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं हुंडी किस प्रकार से इतना ज़्यादा विकास कर चुका था। हुंडी की बात करें तो हुंडियों मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक दर्शनी हुंडी और एक मियादी या मुद्दती हुंडी। दर्शनी हुंडी क्या होती है? दर्शनी हुंडी ऐसी हुंडी की प्रचलित परंपराओं के अनुसार पेश करते ही इसमें लिखित धनराशि का भुगतान कर दिया जाता था। मतलब जब दर्शनी हुंडी होती थी, एक प्रकार से विश्वासजनी जो लोग रहते थे उन्हें दर्शनी हुंडी दी जाती थी।
वह ले जाकर जहाँ भी दिखा देते थे उतना धन उनको प्राप्त हो जाता था। आमतौर पर यह हुंडी ऐसे व्यक्ति को दी जाती थी जो लब्ध प्रतिष्ठित और साख अच्छी हो, मतलब जिसकी एक प्रकार से नीयत अच्छी हो, उनके लिए यह बनाया जाता था। दर्शनी हुंडी भी दो तरह की होती थी, एक शाहजोग और दूसरी धनी जोग। यह दर्शनी हुंडी थी। दूसरे प्रकार की हमारी हुंडी होती है मियादी या मुद्दती हुंडी। ऐसी हुंडियां निर्दिष्ट तिथि के पश्चात ही अथवा किसी निश्चित संकेत उद्देश्य के पश्चात भुगतान की जाती थी, जिसकी साख अच्छी नहीं होती थी। मुद्दती हुंडी के लिए जोखिम हुंडी होती थी एक प्रकार से यह, जो उस समय सबसे अधिक प्रचलन में थी। एक प्रकार से आप मूवीज़ में देखे होंगे, पुरानी मूवीज़ में कोई भी धन या वहाँ से माल आना होता है, कोई वस्तु आनी होती है, तो एक नोट होता है, नोट का आधा हिस्सा हीरो के पास होता है, आधा गुंडे के पास, या ऐसी आप विलेन के पास होता है। ऐसी मूवीज़ में देखते हैं जब हीरो जाकर वह आधा कटा हुआ नोट देता है और उससे मिलान करता है, जब वही नोट का फटा हुआ भाग रहता है तब उसको एक प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाता है बैलेंस। उसी प्रकार यह है, क्योंकि इसमें एक प्रकार से जोखिम भरा होता है, तो यह होता है मियादी या मुद्दती हुंडी। आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब पेपर में आप ये मत लिख के आइएगा कि हीरो आधा फटा नोट, ये सब नहीं, बस आपको समझाने के लिए ये बताया गया है। तो मियादी या मुद्दती हुंडी इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए। ऐसी हुंडियां निर्दिष्ट तिथि के पश्चात ही अथवा किसी निश्चित संकेत के अनुसार, जैसे कि हमने आपको निश्चित संकेत का उदाहरण दिया, भुगतान की जाती थी, जिसकी साख अच्छी नहीं होती थी। मुद्दती हुंडी में एक जोखिम हुंडी होती थी जो उस समय सबसे अधिक प्रचलन में थी। इस किस्म की हुंडी का भुगतान माल के सुरक्षित पहुंचने के उपरांत होता था और माल में कमी अथवा माल न मिलने की स्थिति में जिनके नाम से हुंडी प्रेषित होती थी वह उसका उत्तरदायी होता था। हुंडी भेजने वाला अपने जोखिम की रकम वसूल करता था। इस तरह की हुंडी कमीशन की दर भी अधिक होती थी और ऐसी हुंडी लिखने वाला बैंकर तथा बीमा दाता दोनों का कार्य एक प्रकार से करता है। अब हम देखेंगे जो बैंकर होते हैं उसका अंतिम कार्य बीमा प्रणाली जो है। इसके बाद वीडियो आपकी समाप्त हो जाएगी और आप अच्छे से समझ चुके होंगे मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली कैसी थी और उसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो बीमा प्रणाली में मध्यकाल में आधुनिक समय की तरह यद्यपि बीमा प्रणाली विकसित नहीं थी, जिस प्रकार इस समय बीमा प्रणाली है ऐसी उस समय विकसित नहीं थी, परंतु विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे अनाज, कपड़ों, अफीम, तंबाकू तथा अन्य व्यापारिक वस्तुओं का बीमा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किया जाता था। सर्राफ आमतौर पर बीमे का कार्य भी किया करते थे। जो सर्राफ लोग होते थे वह कार्य करते थे बीमे का भी। उस काल में जहाज़ों के माल का बीमा भी किया जाता था। सूरत से कालीकट तक के समुद्री मार्ग में बीमे की दर लगभग 4.5% थी। बीमा प्रणाली के अंतर्गत यह शर्त भी होती थी कि किन किन परिस्थितियों में माल खो जाने पर बीमे का भुगतान किया जाएगा और किन परिस्थितियों में नहीं। अगर हम उदाहरण के लिए आपको बताएं तो अंग्रेज़ों ने अपने एक जहाज़ के माल का बीमा सूरत से करवाया हुआ था। तत्पश्चात क्या हुआ कि 1652 से 54 के बीच में अंग्रेज डच युद्ध छिड़ जाने से डचों ने अंग्रेज़ों के कई जहाज़ों को पकड़ लिया और जिसमें वह जहाज़ भी था जिसका बीमा हुआ था। जो उन्होंने सूरत में बीमा करवाया हुआ था अपने जहाज़ का, वह जो जहाज़ था उसको भी डचों ने लूट लिया। तो अंग्रेज़ों ने अब बीमा करने वाले सर्राफ से बीमे की राशि भुगतान करने को कहा, तो सर्राफ ने यह कहकर भुगतान करने से इनकार कर दिया कि जिस समय बीमा हुआ था उस समय शांति थी और युद्ध नहीं छिड़ा था, अतः आपको बीमा नहीं दिया जाएगा, बीमे की धनराशि आपको नहीं दी जाएगी। सूरत के गवर्नर ने भी सर्राफ के पक्ष में ही निर्णय दिया था आखिर, और उसने भी यही कहा था कि यह बीमा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जब यह बीमा की गई थी आपकी तो उस समय युद्ध नहीं छिड़ा हुआ था और शांति थी, तो इसलिए आपकी बीमा नहीं हो सकती। इस प्रकार से बीमा प्रणाली भी समाप्त होती है। अगर हम आपको निष्कर्ष रूप में बताएं तो मुगल काल में पहले से मौजूद परंपरागत जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था थी, जो सेठ, साहूकारों, सर्राफों के हाथ में थी और अधिक विकसित हुई मुगल काल में। विशेष रूप से हुंडी प्रथा ने पूंजी बाजार के संबंधों को सुचारू रूप से एक प्रकार से कायम करने में मदद दिया। और आपका चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त। अगला चैप्टर आपका लास्ट एक चैप्टर बचा है, समय मिलता है तो कल सुबह आपको वह चैप्टर भी अपलोड किया जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करके कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।